ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कॉज मैंने आपको बताया कि किन वजहों से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, लाइक रेलवे ट्रैक, लाइक रोड ट्रैक, लाइक हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, रेसिडेंशियल एरियाज, ठीक है, डैम्स। तो दीज आर द थिंग्स जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है, कम किया जाता है। कई बार फॉरेस्ट जो है कई लोग जो है टिम्बर के लिए स्मगल करते हैं वुड को, जैसे कि मैंने बताया सैंडलवुड बहुत स्मगल होती है, बहुत सारी दूसरी वुड भी बहुत स्मगल होती है। तो इस प्रकार इस पर्पसेस के लिए इलीगली भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन के कॉज हमें पता है। अब डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट क्या होंगे जब जंगलों को काटा जाएगा, तो वो किस प्रकार अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, वो ट्रीज क्या करके रखते हैं, सॉइल को ग्रिप करके रखती हैं, उसके रूट्स और पकड़ के रखती हैं, ठीक है। इस प्रकार सॉइल इरोजन को वो रोकती हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, जो सॉइल है वो इरोड होती रहेगी, ठीक है, सॉइल की परत निकलने लगेगी, साथ ही सरफेस रन ऑफ बढ़ जाएगा, वाटर का सरफेस रन ऑफ। जब रेन्स होंगी तो क्या होगा कि जब सॉइल ही इरोड होने लगेगी, सॉइल की जो परत है, जो लेयर्स हैं, जब वो निकलने लगेगी सॉइल की, तो क्या होगा कि जमीन में जब बारिश होगी तो वो पानी नीचे नहीं जा पाएगा, और इस प्रकार ग्राउंड लेवल कम होने लगेगा, वाटर का सरफेस रन ऑफ होने लगेगा। वाटर क्या होगा, बह जाएगा, वो रुकेगा नहीं, जमीन में वो रिसेगा नहीं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन होगा और साथ ही सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा, पानी जो है वो बहेगा, वो रुकेगा नहीं जमीन में, तो सरफेस रन ऑफ वाटर का बढ़ेगा। साथ ही इसकी वजह से जब सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा कि डेजर्ट कवर बढ़ने लगेगा, डेजर्ट कवर विल इंक्रीज, ठीक है। सॉइल इरोजन की वजह से डेजर्ट कवर बढ़ने लगेगा। जब डेजर्ट कवर बढ़ेगा, साथ ही डिक्रीज रेनफॉल की वजह से, ठीक है, देखिए सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यदि डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो रेन पैटर्न को अफेक्ट करेगा, और इसलिए आपने अभी देखा होगा कि जो बारिश का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि हर कभी हमें जो है बारिश देखने को मिलने लगी है, ठीक है। इनफैक्ट मई जून के मौसम में भी, मई के मौसम में, मई के मौसम में और अप्रैल के जो मंथ है उसमें भी हमने इंडिया में इस बार देखा है कि बारिश हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार जो रेन का पैटर्न है वो चेंज होने लगा है। जब रेन ज्यादा होनी चाहिए तब वो नहीं हो रही है, जब नहीं होनी चाहिए तब वो हो रही है। तो इस प्रकार रेन का पैटर्न बढ़ रहा है, रेनफॉल कम भी हुआ है, जैसा पहले होता था वैसा रेनफॉल अब नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से डेजर्ट कवर बढ़ने लगेगा, ठीक है। जो डेजर्ट एरिया है, जो कि उपजाऊ नहीं है, जो जमीन जिसमें कि पौधे या प्लांटेशन नहीं हो सकता, फसलें नहीं की जा सकती, ऐसा जो एरिया है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि डिमांड तो उतनी की उतनी है, ज्यादा है, और दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो किसान क्या करेगा, फसलें नहीं होंगी सॉइल इरोजन की वजह से, डिक्रीज क्रॉप यील्डिंग, जो सॉइल की क्रॉप यील्डिंग कैपेबिलिटी है वो कम होगी, फसलें कम ग्रो हो पाएंगी क्योंकि सॉइल की क्वालिटी कम हो गई है। तो जब क्रॉप्स कम होगी तो किसान क्या करेगा, इंक्रीज यूज करेगा किसका, ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ताकि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स फिर क्या करेंगे, फिर से सॉइल को और वाटर को कंटामिनेट करेंगे, दे कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर, ठीक है, सॉइल एंड वाटर को कंटामिनेट करेंगे। साथ ही रेन पैटर्न, मैंने बताया कि रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है,
ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पहले जो वेदर था वो हमेशा प्लीजेंट होता था, जैसे कि बैंगलोर या पुणे जो एरिया है वो यदि आप देखेंगे तो इट वाज ऑलवेज प्लीजेंट वेदर रहता था पहले, लेकिन अब वहाँ पे समर में बहुत ज़्यादा हीट होने लगी है। इट इज़ अ साइन ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग कि जो टेम्परेचर है वो समर में अब पहले की अपेक्षा, पहले की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये इसका रीज़न है डिक्रीज रेनफॉल। जब रेन्स ज़्यादा नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स इट विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लोब पर, जब अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो पोल्स हैं, जो एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक हैं, वहाँ पे जो स्नो है वो पिघलेगी, ठीक है, और उस स्नो के पिघलने से क्या होगा, फ्लडिंग होगी, फ्लडिंग की हालत बनेगी इन द लोअर रीजन, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल फ्लड्स जो है बहुत कॉमन हो गई है इन इंडिया ऑल्सो। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो फ्लडिंग हुआ था या उड़ीसा में फ्लडिंग हुई, तो ये इसके कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लडिंग जो है निचले एरिया में आ रही है, ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन आपने देखा कि सिर्फ एक पेड़ को काटने की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से सिर्फ जंगल अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। साथ ही वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है। देखिए वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं जंगलों की काटने की वजह से। और आपने आप देखा होगा कि फ्रिक्वेंटली लैपर्ड, ठीक है, या टाइगर ओपनली देखने को मिल रहे हैं कि वो सिटी में आ गया है लैपर्ड और लोगों को हानि पहुंचा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम जंगलों को दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। वो जंगल जो कि रेसिडेंस है किनके लिए, जंगली जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, तो उनके लिए हम उनका रेसिडेंस कम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल कम इन आवर टेरिटरी। तो ये जो है सिर्फ डिफॉरेस्टेशन नहीं है, इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन किस किस प्रकार से किन किन चीजों को अफेक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे किस किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट होता है वाइल्ड लाइफ पे, क्योंकि वो जो जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं वो फिर धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होने लगेंगे। तो जो स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी। एंडेंजर्ड हो जाना मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हो जाना, तो वो स्पीशीज एंडेंजर्ड कहलाने लगेगी, ठीक है। साथ ही कुछ स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट ही हो जाती हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब लुप्त हो जाना, उस प्रकार के एनिमल्स अब हमें देखने को नहीं मिलते। दैट मीन्स दैट स्पीशीज इज एक्सटिंक्टेड, ठीक है। जैसा कि पैंगोलिन, अभी पैंगोलिन कई जगहों पर अभी जो है रिसेंटली पैंगोलिन कहीं देखने को मिला एमपी में, ठीक है। अदरवाइज कहा जा रहा था कि पैंगोलिन अब नहीं दिखते इंडिया में, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन, क्योंकि उनके रहने की जगह नहीं है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है। तो सम स्पीशीज बिकेम एंडेंजर्ड, सम स्पीशीज एक्सटिंक्टेड, ठीक है। साथ ही एक और फैक्टर है जो कि वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है और वो है पोचिंग। पोचिंग क्या है, पोचिंग जो है एक इलीगल थिंग है, एक क्राइम है। पोचिंग इज किलिंग, हंटिंग और किडनैपिंग any animal or plant for the purpose of trading or commercialization,
ठीक है, तो पोचिंग क्या है कि किसी एनिमल को यदि मारा जाए, उसका शिकार किया जाए या उसे किडनैप कर लिया जाए जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, उसकी ट्रेडिंग की गई है, उसे बेचा जा रहा है कहीं और, ठीक है, तो उसे हम पोचिंग कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पिकॉक है उसे मोर पंख के लिए मारा जाता है, उसे पकड़ा जाता है, ठीक है। कुछ जो जैसे कि एलिफेंट है उसके टीथ के लिए उसे मारा जाता है, उसकी हंटिंग की जाती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज पोचिंग, ठीक है। और एक जो है इस प्रकार के बिजनेस को, इस प्रकार की ट्रेडिंग को रोकने के लिए 175 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसे कहा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of animals and plant or fauna and flora, ठीक है। तो 175 कंट्रीज ने ये एक सर्वसम्मति से CITES, ठीक है, ये बनाया है और इसमें इन्होंने यह एक दूसरे से वादा किया है कि जो भी ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इन स्पीशीज को खतरा हो, एंडेंजर हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक आपस में सर्वसम्मति से ये एक लॉ कहें कि एक ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द 175 कंट्रीज, और इस ऑर्गेनाइजेशन की ने इस प्रकार 175 कंट्रीज ने एक दूसरे को वादा किया है कि ऐसा कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होना चाहिए जो कि किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो यह जो है एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चलाया जा रहा है जस्ट टू सेव द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ पे किस प्रकार से इम्पैक्ट आ रहा है, एंडेंजर्ड हो रही है कुछ स्पीशीज, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और साथ ही पोचिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को, करने के लिए क्या क्या हो रहा है, कंजर्व किस प्रकार किया जा रहा है फॉरेस्ट को, साथ ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर लिए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि भाई किस प्रकार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन के लिए क्या करा जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, चूंकि अब हमें पता चल गया कि किस किस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो उसके कंजर्वेशन के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो यस, गवर्नमेंट कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, ठीक है, जिसके के द्वारा इलीगल है फॉरेस्ट को काटना, ठीक है। यदि बहुत कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए आपको कोई एक पेड़ काटने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसके के द्वारा उन्होंने क्या किया है कि फॉरेस्ट को जो है सिक्योर करने के लिए बहुत सारी पहल की है, लॉज बनाए हैं, ठीक है, और उन लॉस के तहत जो है जंगलों को प्रिजर्व करने की कोशिश की है, ठीक है। साथ ही पोचिंग के लिए लॉस बनाए हैं गवर्नमेंट ने। डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ पोचिंग जो है वो बैन है बहुत सारी कंट्रीज में, पोचिंग इज बैन इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। और कई बार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है यदि वो पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज की मेनली यदि वो शिकार कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जाता है, ठीक है, उनके खिलाफ जो है
एक्शन ली जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, पोचिंग को बैन किया है। साथ ही वन महोत्सव, गवर्नमेंट के द्वारा वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, और इस वन महोत्सव में बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाता है और इस प्रकार से हम अपने जो आने वाली जनरेशन से चिल्ड्रन है उन्हें एजुकेट किया जाता है कि भाई हमें जो पेड़ है हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो हमें जो है उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार वन महोत्सव में बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं जिसे एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वन महोत्सव में बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि काम कर रहे हैं फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और पेड़ों को लगाने के लिए बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पहल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार पेड़ों को लगाने पे जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि चिल्ड्रन एजुकेशन जो है उन्हें एजुकेट किया जाए कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, सो दैट दे विल बी अवेयर कि हमें अपने जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार वन महोत्सव, पोचिंग बैन पोचिंग, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑल्सो वर्किंग इन सम लॉज जो कि प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को। ठीक है, इसके अलावा लोकल पीपल, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल पीपल। जैसा कि हमें पता है कि लोकल पीपल से ज्यादा जो फॉरेस्ट है उन्हें कौन नुकसान पहुंचाता है, इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज साथ ही कंस्ट्रक्शन वाले लोग, वो जो है फॉरेस्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एज कम्पेयर टू द लोकल पीपल। लेकिन लोकल पीपल का प्रोटेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लोकल पीपल चूंकि वहीं रहते हैं, ठीक है, वो जंगलों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है यदि लोकल पीपल को, फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, एजुकेशन about the soil quality and optimum use of pesticide and fertilizer, तो क्या होगा कि जब हम लोकल पीपल को जो जंगलों के पास रहते हैं उन्हें जब हम एजुकेट करेंगे कि वो एक प्रॉपर यूज़ कर पाए, ठीक है, उसको यूटिलाइज करें उनके फॉरेस्ट को, तो जो है प्रोटेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं कि लोकल पीपल का एक बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स where local people help in preserving the forest। अब ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहला A.K. बैनर्जी, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और उन्होंने वेस्ट बंगाल में 1972 में क्या किया, वहाँ पे साल फॉरेस्ट था जो कि बहुत डिग्रेड हो गया था। ठीक है, साल फॉरेस्ट बहुत डिग्रेड हो गया था, और ये जो A.K. बैनर्जी थे जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, उन्होंने लोकल पीपल को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, सिल्वीकल्चर में, और उन्हें जो है उन्हें क्या किया, उन्हें बहुत एनकरेज किया कि वो फॉरेस्ट को रिवाइव करें, नए पेड़ पौधे लगाए और उन्हें काटे नहीं। ठीक है, और उसकी वजह से 1980 में ये जो फॉरेस्ट था उसकी कीमत अराउंड 12 करोड़ हो गई। ठीक है, जो कि वर्थलेस फॉरेस्ट था, ठीक है, जो 1972 में बिल्कुल उजाड़ जंगल था, उसे उन्होंने क्या किया, लोकल पीपल की मदद से उन्हें एनकरेज किया कि आप इसे प्रोटेक्ट करें, नए पेड़ लगाएं, नए पौधे लगाएं, और उन्हें दूसरे एम्प्लॉयमेंट दिए, और फिर वो जंगल 10 साल के बाद इट कंप्लीटली इट वाज वर्थ ऑफ
12 करोड़। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का। दूसरा एक एग्जाम्पल है चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में जो कि हुआ था, जिसके के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी, 1972 में हुआ ये चिपको आंदोलन। और इस चिपको आंदोलन में क्या हुआ कि जो लोकल विलेजर्स थे, ठीक है, रेनी करके एक विलेज था उत्तराखंड में, और इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर थे जिन्हें गवर्नमेंट से अनुमति मिल गई जंगल को काटने की। और वो जो कंस्ट्रक्टर थे, वन डे व्हेन नो मैन वर इनटू द विलेज, तो वो आए और उन्होंने क्या किया, उन जंगलों को काटने के लिए वो तैयारी करने लगे। वहाँ पे उस वक्त फीमेल्स ने क्या किया, जो गांव की जितनी भी फीमेल्स थी, वो सारे पेड़ों पर जो है उन्हें हग कर लिया। ठीक है, इसीलिए उसे चिपको आंदोलन कहते हैं, क्योंकि वो पेड़ों पर चिपक गए, सो दैट, क्योंकि उनको हानि पहुंचाकर उनको तो वो मार नहीं सकते थे, इसलिए कंस्ट्रक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा सिवाय वहां से जाने के। ठीक है, तो इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा। और इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, हग द ट्री मूवमेंट भी कहते हैं इसको, इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि इस मूवमेंट की वजह से गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि क्या ये कदम सही है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार चिपको आंदोलन इज अ वेरी फेमस मूवमेंट इन 1972 इनटू उत्तराखंड। ठीक है, एक थर्ड जो मूवमेंट है वो ये है बिश्नोई कम्युनिटी का। बिश्नोई कम्युनिटी जो कि राजस्थान की एक कम्युनिटी है, ठीक है, और यह जो मूवमेंट था, इसको जो लीडर थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई। और यह आंदोलन इट वॉज लॉन्ग एगो 1731 में यह मूवमेंट किया गया। और इस मूवमेंट में जो हेड थी अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने जोधपुर के एक गांव जिसे खेजरली गांव कहते हैं, उस खेजरली गांव में खेजरी करके पेड़ होता है, ठीक है, उनकी कटाई को रोकने के लिए इस कम्युनिटी के लोगों ने मूवमेंट किया। और अराउंड 363 पीपल्स ने मिलकर यह मूवमेंट किया और इन पेड़ों को बचाया कटने से। ठीक है, इवन ये जो लेडी थी अमृता देवी बिश्नोई, शी सैक्रिफाइड हर लाइफ फॉर फॉर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। ठीक है, और इसीलिए ये जो अमृता देवी बिश्नोई है, इनके नाम पर अमृता देवी बिश्नोई नाम का एक अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो देयर इज एन अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड नेम अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक, तो ये दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो कि कहते हैं कि लोकल पीपल कैन हेल्प वेरी मच टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। ठीक, तो ये हमने देखा रोल ऑफ लोकल पीपल। ठीक, तो अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। ओके, तो हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पोचिंग जो है वो बैन है। ठीक है, पोचिंग बैन है, किसी भी प्रकार से आप शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, स्मगल नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज का यदि आपने हंटिंग किया है, ठीक है, तो जो सजा है, जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लॉज बने हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग रोकने के लिए, ठीक है, ताकि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन्हें हानि न हो। ठीक है, ऐसा जो बनाया गया है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 175 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है और दे एंश्योर दैट नथिंग, नो ट्रेड शुड बी डन विच एंडेंजर्ड द स्पीशीज ऑफ
फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होना चाहिए जो कि किसी स्पीशीज को प्रभावित करे और उसको एंडेंजर्ड करे। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ये बनाए गए हैं एनिमल्स के लिए। नेशनल पार्क जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ होती है और वहाँ पे गवर्नमेंट होती है ये टोटली, और नेचुरल और सेमी नेचुरल हो सकती है। ठीक है, नेशनल पार्क्स आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरियाज और इट कैन बी completely natural और sometimes semi natural। ठीक है, यहाँ पर जो सभी यहाँ पे जो एंट्री है वो पूरी गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरवेंशन जो है कितना होगा वो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इस प्रकार नेशनल पार्क्स जो हैं उसमें जो स्पीशीज होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो कम्प्लीटली सेफ होते हैं, उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, जैसे गिर नेशनल पार्क गुजरात का और जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो इस प्रकार कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये जो हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है क्रिएट की जाती है, क्रिएटेड टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज और एनिमल्स। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को जो है सेव करने के लिए ये क्रिएट की जाती है। तो इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली नेचुरल, इट कुड बी सेमी नेचुरल एंड इट कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, जैसे बर्ड सेंचुरीज हम कई जगह देखते हैं। ठीक है, वो जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जहाँ पर कि एनिमल्स को ऐसा माहौल दिया जाता है, नेचुरल माहौल क्रिएट किया जाता है सो दैट वो वहाँ पर अच्छे से रह सके। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर क्रिएटेड जबकि नेशनल पार्क दे ऑकर नेचुरली। ठीक है, तो इस प्रकार इसका एक एग्जाम्पल है कच्छ डेजर्ट लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कच्छ में है, कच्छ डेजर्ट में ये है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये वाइल्ड लाइफ को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए बनाई जाती हैं, या इनमें वाइल्ड लाइफ भी रहती है, एनिमल्स रहते हैं जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या क्या किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट में हमने, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हमने देखा किस प्रकार उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और क्या क्या मेजर्स हैं जो उन्हें प्रिजर्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट रिसोर्स क्या है। आज के लिए इतना ही।